کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے جس میں بورڈ کے اس مدت میں اتنے اجلاس ہوئے ہیں۔ یہ ایک عام معمول کے مطابق اجلاس ہے۔ ہر سال بورڈ کا ایک اجلاس عام ہوتا ہے جس میں تمام ارکان شریک ہوتے ہیں، خصوصی انوائٹی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اجلاس بھی یہ 26واں اجلاس عام ہے جو آپ کے شہر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں پورے ملک سے تقریباً 500 علماء، دانشوران، بورڈ کے ارکان، ان کے آنے کی امید ہے، اور اس وقت جو مسائل قانون شریعت سے متعلق مسلمانوں کو درپیش ہیں ان مسائل پر یہ سب حضرات مل کر غور کریں گے، جس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اور تمام تنظیموں کی نمائندگی ہوگی۔ اس میں ایک اجلاس تو ورکنگ کمیٹی کا ہوگا اور اس کے بعد 3 نشستیں ہوں گی، جس میں آپ کو بولیں، آپ نہیں جھک جاؤ، آپ کا سر بولیں۔ تھوڑا آگے نہیں، آگے وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں، آگے لو ادھر آگے، وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں رہتا۔ آرام بات کریں نا تو اپنے میڈیا کو تو جگہ کا میں نے چوڑا دن رہنا، اصل 4 طرف سے کور کرنا، یہ ڈھیر ہے، یہ ہاتھ بندی نہیں کرنا ہے۔ بولنا بھی ضروری ہے، ارے نیشنل میڈیا تو ہے سب بڑی پوری پورے ہندی سے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں ایک نشست ورکنگ کمیٹی کی ہوگی، ایک سیشن اس کا ہوگا، اور 3 سیشن ایسے ہوں گے جس میں بورڈ کے تمام ممبران اور انوائٹیز کی شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہوگا 11 فروری کو مغرب کے بعد دارالسلام کے میدان میں اجلاس عام ہوگا، جس میں پبلک میٹنگ ہوگی، جس میں پورے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اضلاع سے، ڈسٹرکٹ سے بھی اور شہر سے بھی بہت بڑی تعداد میں مردوں اور خواتین کے آنے کی امید ہے۔
शहर के अंदर की ख़वातीन भी होंगी, उनके लिए भी इंतज़ाम होगा। ये मर्द हजरात के लिए होगा इस वक्त, लेकिन इन 2 रोज़ा इजलास का में जो तजवीज़ें, जो करारदादें मंजूर होंगी, इंशाअल्लाह इजलास के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों को उससे मुत्तला किया जाएगा, आपको प्रेस रिलीज़ भी दी जाएगी। अब मैं इससे आगे की गुफ्तगू के सिलसिले में जो मसाइल पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह इस इजलास में मैं बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब को माइक देता हूँ, वो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जो वर्किंग कमेटी में जो एजेंडा है उसमें जो पिछली वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए थे उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जनरल सेक्रेटरी सामने रखी, और उसके बाद जो बहुत ही अहम आइटम है इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के एजेंडे का, वह है कि ट्रिपल तलाक पर जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है उसमें अब तक क्या हुआ है, तो लेटेस्ट जो सिचुएशन होगी उसको सामने रखकर अगली स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। खासतौर पर इस बात पर गौर किया जाएगा कि इस बिल में जो फ्लॉज हैं, जो लैक्यूनास हैं, उनको कैसे दूर करवाया जाए। इसके अलावा जो डिफरेंट कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं, जो रिलेटेड हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से, उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनका भी प्रोग्रेस है, जो उनका भी जायजा लिया जाएगा, और इस सिलसिले में बोर्ड को क्या करना चाहिए उस पर बहस होगी। फिर जो कम्युनिटी रिफॉर्म की एक ज़बरदस्त कैंपेन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही है, जो दिन ब दिन जिसके दायरे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अब तक क्या हुआ है, कहाँ तक हम पहुँच सके हैं, और गांव-गांव तक, घर-घर तक एक एक मुस्लिम मर्द और औरत तक पहुंचने के लिए हमको और क्या करना चाहिए उस पर गौर होगा। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाए, और अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ किया जाए, क्योंकि आप शायद जानते हो कि सोशल मीडिया का एक डेस्क बन गया है, और फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अब काफ़ी इंफॉर्मेशन बोर्ड के ज़रिए से फैलाई जा रही है। इसकी जो भी अब तक की परफॉर्मेंस है उस पर गौर किया जाएगा, और उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। फिर हमेशा एजेंडे में एक आइटम होता है कि इसके अलावा अगर कोई और इशू को रखना चाहे तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर वो उसको रख सकता है। ये है वर्किंग कमेटी का जो एजेंडा है उसका एक आपके सामने हमने एक जायज़ा पेश किया है। उसके बाद जो ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल होगी, फ्राइडे के दिन शाम को, और परसों 10 फरवरी को सुबह 10 बजे से एनुअल सेशन की पहली मीटिंग शुरू होगी, और उसमें जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट पेश होगी। वो इनाग्रेट करेंगे अपनी रिपोर्ट पेश करके, और वेलकम एड्रेस होगा। इससे पहले लास्ट ईयर जो कोलकाता में एनुअल सेशन हुआ था 25वां,
اس کی رپورٹ پیش ہوگی، پریزیڈینشل ایڈریس بھی ہوگا، اور پریزیڈینشل ایڈریس کے بعد اس پر بحث ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی۔ جنرل سیکرٹری کی رپورٹ بھی ہمیشہ جب پیش کی جاتی ہے تو اس پر بھی ممبرس اپنے اپنے کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی سلسلہ چلے گا۔ پھر 10 فروری کو دوسرا جو سیشن ہوگا وہ شام کو ہوگا، سیٹرڈے کے دن، اور اس میں جو بورڈ کی اس وقت بورڈ پر جو ایکسپینسز ہیں، جو بجٹ ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ کتنے ایکسپینسز نیکسٹ سیشن پورے فائنینشیل ایئر میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور ان فنڈز کو ریز کرنے کی جو کوششیں کس طرح کی جائیں اس پر وہ غور ہوگا۔ ایک اور چیز ہے کہ بورڈ کے ممبرس ہر اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں کیسے اور زیادہ ایکٹیو ہوں، اور معاشرے کی اصلاح، کمیونٹی کے ریفارم میں جو بورڈ کی پوری ایک کمپین چل رہی ہے، اس میں سب کا پارٹیسپیشن ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس میں لوکل انٹلیکچوئلس کو، اسپریچول اور ریلیجس اسکالرس کو زیادہ سے زیادہ کیسے اس میں انگیج کیا جائے، اس کے طریقہ کار پر گفتگو ہوگی۔ پھر جو بورڈ کی ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں، جیسے دارالقضا کمیٹی ہے، تفہیم شریعت، یہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ شریعت کا جو قانون ہے، اس کی جو لاجکس ہیں، اس کا جو ریشنل پہلو ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ عام طور پر اس وقت بہت مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی ہے۔ بورڈ کا یہ یقین ہے کہ اگر صحیح طریقے سے پریزنٹیشن ہو تو زیادہ بڑی تعداد میں وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں، وہ اسلامک فیملی لا کو، مسلم پرسنل لا کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو ایک بہتر قانون مانیں گے۔ تو اس کمیٹی کا جو اب تک کی ورکنگ ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کو بھی اور زیادہ اس کے دائرے کو ضرورت کے تحت پھیلانے کے طریقے پر غور کیا جائے گا۔ ایک کمیٹی چل رہی ہے بابری مسجد کمیٹی، وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیسز ہوتے ہیں بابری مسجد سے متعلق، وہ ان کو دیکھے، وہ اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی، اور اس کے مطابق اس پر بھی بحث ہوگی۔ اور ایک کوڈیفائڈ اسلامک لا کمپائل کرنے کی ایک مہم مسلم پرسنل بورڈ نے چھیڑ رکھی ہے، جو اردو میں تو تیار ہو چکا ہے، اب اس کو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جسٹس کی نگرانی میں، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کام بھی، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں جو مسلم ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹس ہیں، ان سب کا اپنا اپنا کیا رائے ہے کسی مسئلے میں، اس کو مینشن کیا گیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری مختلف عبادت گاہیں، پلیسز آف ورشپ، مسجدیں ایگریکلچرل سروے آف انڈیا کے انڈر میں ہیں، اور بدقسمتی سے، ویری انفارچونیٹلی، اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی مسجدوں میں نماز پر تو پابندی ہے، لیکن وہاں شراب پی جاتی ہے، بہت برے کام ہوتے ہیں، کرائمز کا اڈا بن گیا ہے، وہ جوا کھیلا جاتا ہے، اور اس پر ایگریکلچرل سروے آف انڈیا کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن نماز، ایون فرائیڈے کی نماز بھی وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس نے پورے ملک کی مسجدوں کا ایک سروے کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ڈیموکریٹک طریقے پر قانونی کارروائی مناسب ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کا بھی ایک جائزہ لیا جائے گا۔ تو انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنی ویمنس ونگ بھی بنائی ہوئی ہے، جس نے پورے ملک میں مسلم ویمن کے اندر ایک بیداری پھیلانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو اس کی بھی رپورٹ پیش ہوگی، اور اس پر بھی غور ہوگا کہ کس طرح ہم اس اویئرنیس کیمپین کے دائرے میں
زیادہ سے زیادہ اپنی سسٹرز کو، اپنی ڈاٹرز کو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس میں شریک کریں. پھر اس کے بعد سنڈے کو صبح 10 بجے ایک تیسرا سیشن ہوگا اور اس میں بابری مسجد کے کیس کا خاص طور پر جائزہ لیا جائے گا، جس کی ہیئرنگ آج سپریم کورٹ میں شروع ہونا آج ڈیو ہے. تو اس میں اب تک کیا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بابری مسجد ڈیمولیشن کیس ہے جس کے بارے میں اپریل 2017 میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ اس سلسلے کے سب کیسز کو لکھنؤ کی کورٹ میں منتقل کیا جائے، ٹرانسفر کیا جائے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا ججمنٹ 1 سال کے اندر دے دیا جائے. تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. جو لوگ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے لائرز وہ اس کی رپورٹ پیش کریں گے. اور اس عام سیشن میں بھی ورکنگ کمیٹی میں تو اس موضوع پر، اس ایشو پر بحث ہو چکی ہوگی، لیکن جو اینول سیشن ہے اس میں بھی ٹرپل طلاق کا جو بل پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اگلے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے اس کے فلاز کو دور کرانے کے سلسلے میں اس پر بحث ہوگی. اسی طرح سوشل میڈیا والا میٹر بھی اینول سیشن میں آئے گا اور چیئر کی پرمیشن سے اگر کوئی اور ممبر کوئی ایشو ریز کرنا چاہیں گے تو وہ بھی اس پر بھی بحث ہوگی. پھر آخر میں حیدرآباد ڈکلریشن وہ جاری کیا جائے گا. یہ بورڈ کی ایک ٹریڈیشن، ایک روایت ہے، کل اجلاس کے آخر میں ایک ڈکلریشن، ایک میسج پوری قوم کے نام، جس میں ہم ایڈریس کرتے ہیں مسلمس، انڈین مسلمس کو بھی، برادران وطن کو بھی، جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کو بھی، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس کو بھی. تو ایک پیغام ایسا دیا جاتا ہے، وہ بھی دیا جائے گا. اور آخر میں پریزیڈنشل ایڈریس پر یہ پورا اجلاس مکمل ہوگا اور سب سے آخر میں جو ریسیپشن کمیٹی ہے وہ اس کی جانب سے ایک ووٹ آف تھینکس پیش کیا جائے گا. یہ ہے اجلاس کے بارے میں ایک بریفنگ. کیا ہوگا، اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو ہم چند سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. پھر آپ سے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہیے. تعارف کرا لیجیے. آپ کا محتاج تعارف لیکن مجھے تو چاہیے. جی میرا نام عمر فاروق ہے اور میں اخبار پائنیئر کا نمائندہ. آپ نے فرمایا اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں کہ بل میں جو ٹرپل طلاق بل ہے اس کے میں جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی بات. تو میں یہ وضاحت چاہتا تھا کہ کیا بورڈ سرے سے اس بل کو خارج کر رہا ہے یا اس میں جب تبدیلیوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. بل ایز اٹ از ٹوٹلی بل کو اپوز، بورڈ بل کو اپوز نہیں کرتا. خریب لے کے تو آتا ہے. بورڈ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ اس میں جو وہ فلاز ہیں جن کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بھی خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بھی خلاف ہے، ویمن اینڈ چلڈرن رائٹس کے بھی خلاف ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہیں، ان فلاز کو دور کیا جائے. کیونکہ یہ عجیب طرح کا بل ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 فلاز کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو اس سے ذرا مدد ملے گی. کہا یہ جا رہا ہے، عام طور پر پبلسٹی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرپل طلاق کو روکنے کے لیے بل پیش کیا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے. جبکہ فیکٹ یہ ہے، اگر آپ اس بل کو پڑھیں تو یہ بل انٹائر انسٹیٹیوشن آف طلاق کو ہی بین کرنے کے لیے، یہ طلاق کے اور تمام طریقوں کو جن کو سپریم کورٹ نے بالکل درست قرار دیا اور ان کو گویا انٹچیبل قرار دیا کہ ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت، مسلم پرسنل لا کے تحت وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں اور وہ ایسینشل پارٹ آف اسلام ہے. سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے طلاق کی اور شکلوں کو مانا ہے. لیکن اس بل میں بہت عجیب، میں اپنے لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ بہت ہوشیاری کے ساتھ اور دھوکے بازی کے ساتھ اس میں طلاق کے اور سسٹمز کو بھی بین کرنے کی بات کہی گئی. اگر آپ اس پر غور کریں تو 2 ڈیفینیشنز دی گئی ہیں.
बल्कि उससे भी पहले जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल इज एज फॉलोज: प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैरिड मुस्लिम women and forbidding husbands from divorcing their wives. It is worth noting that the objective of the bill is to deny husband in absolute terms and without any restriction on his right to divorce. Definitions में उसमें लिखा गया है कि तलाक बिदअत, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जहां भी तलाक बिदअत का वर्ड यूज किया है उसके आगे उसने बीच में लिख दिया है ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, लेकिन यहाँ वो लिखते हैं तलाक बिदअत और एनी आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ तलाक थ्रू विच हस्बैंड में प्रोनाउंस इमीडिएट एंड इररिवोकेबल डिवोर्स। तो ये तो साफ बात ये है कि इररिवोकेबल डिवोर्स में तो तलाक बाइन भी आती है, उसमें खुला के जरिए होने वाली जो तलाक होती है वो भी आती है। खुला कहते हैं कि जब औरत की तरफ से खुद डिमांड होती है कि मैं इस शौहर से अलहदगी चाहती हूँ, और जब वो खुला हो जाता है तो उस वक्त जो तलाक पड़ती है वो भी तलाक बाइन मानी जाती है। अब इस कानून के जरिए से औरत को मजबूर किया जाएगा कि वो उसी शौहर के साथ रहे जिससे वो छुटकारा हासिल करना चाहती। तो ये क्लियरली अगेंस्ट द वीमेन राइट्स है। इसी तरह आगे इसमें जो तलाक की जो इसमें लिखी गई है सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक, उसमें कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, और इसको हमको एक बात का जो हमको यकीन होता है कि इसका मकसद सिर्फ ट्रिपल तलाक को बैन करना नहीं है, बल्कि पूरे तलाक के सिस्टम को ही बैन करना है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो अटॉर्नी जनरल साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड पेश करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ये बात कही थी कि इस वक्त तो हम आपसे सिर्फ ट्रिपल तलाक के सिलसिले में ये अपील लेकर आए हैं कि इसको बैन किया जाए, वरना हमारा मौक़िफ़ और स्टैंड ये है कि तलाक अहसन और तलाक हसन इनको भी बैन किया। लेकिन चूंकि आपने शुरू ही में ये ऑर्डर कर दिया कि हम इस वक्त इस हियरिंग में सिर्फ ट्रिपल तलाक के मैटर को ही सुनेंगे, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही आपका जजमेंट आएगा इमीडिएटली तलाक हसन और तलाक अहसन को भी चैलेंज किया जाएगा। कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आ चुका है, बल्कि इस पर बेंच को बहुत ताज्जुब हुआ था। ये पूरी डिटेल साबिक फॉर्मर चीफ जस्टिस केहर ने अपनी जजमेंट में लिखी है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब ये बात हम लोगों ने सुनी तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ, और हमारे एक साथी ने नाम भी लिया, उन्होंने जस्टिस यू ललित ने, उनसे पूछा अटॉर्नी जनरल से कि अगर आपकी ये बात मान ली गई तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम हस्बैंड के पास तलाक देने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। तो हिज रिप्लाई वॉज इन अफर्मेटिव, ये कोट करते हैं चीफ जस्टिस साहब, तो उन्होंने कहा जी सर हमारा यही स्टैंड है। तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा हम इसके लिए एक अलग से कानून बनाएंगे, वो तो बाद की बात है, हम वो कानून बनाएंगे। तो एक और जज साहब ने इस पर दूसरा एतराज किया। तो ये बात चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये है, और हमारा मानना ये है कि लॉ मिनिस्टर पहले कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद हमें किसी कानून के बनाने की जरूरत नहीं। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब जजमेंट आया था और अभी पूरा पढ़ा नहीं गया था, लेकिन जजमेंट पूरा पढ़ा गया और उनको पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि ट्रिपल तलाक को छोड़कर तलाक की बाकी सारी किस्में जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तब मजबूर हुए वो, बजाय जुडिशल रेमेडी के कोर्ट में जाने के बजाय उन्होंने बिल ड्राफ्ट करके, बिल टेबल करके और ये मशहूर करके कि ये सिर्फ ट्रिपल तलाक के लिए ये बिल है, और दरअसल उन्होंने अपनी वही पॉलिसी जिसको उन्होंने बोर्ड में कोर्ट में रखा था उसी के मुताबिक उन्होंने पूरे सिस्टम ऑफ तलाक को बैन करने और प्रोहिबिट करने के लिए ये बिल पेश किया। ये बहुत मेजर फ्लॉ है इसमें। इसी तरह उसमें एक बहुत बड़ी बात, आप सबको ये बात मालूम होगी कि उन्होंने इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल क्राइम माना है, और जब क्रिमिनल एक्ट किसी चीज को बना दिया जाता है तो उसमें वो अगेंस्ट द स्टेट हो जाता है क्राइम, नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। और जब अगेंस्ट द स्टेट होगा तो एनीबडी कैन कंप्लेन। अब हैदराबाद में रहने वाले किसी कपल के बारे में
अगर अयोध्या में बैठे हुए कोई साहब फोन कर दें पुलिस स्टेशन को हैदराबाद के कि फलां मुसलमान हस्बैंड ने अपनी वाइफ को आज तलाक दे दी, तो पुलिस आएगी और अरेस्ट कर लेगी उस मुस्लिम शौहर को। इवन वाइफ भी अगर कहती रहे कि इन्होंने तलाक नहीं दी है, ये गलत रिपोर्ट है, तो पुलिस ये कहेगी कि ये तो आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा, हमें को तो अरेस्ट करना ही है। ये अजीब कानून है। यानी इससे सच्ची बात यह है कि भारत के नागरिक होने की हैसियत से भी हमको शर्म आ रही है, सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस बात को आप जरूर कोट करें कि क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं आई चैलेंज, कैटेगोरिकली हम चैलेंज करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये बहुत शेमफुल किस्म की ड्राफ्टिंग है और बहुत गलत किस्म का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इसमें और भी फ्लॉज हैं, बात लंबी हो जाएगी। उन फ्लॉज को दूर करवाना यह है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का स्टैंड, और इसके लिए हम इंटायर अपोजिशन पार्टी के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर ज़रा जायज़ा तो लें कि ये क्या ये बिल इस लायक है कि इसको इस तरह पास होने दिया जाए। हम खासतौर पर आंध्रा और तेलंगाना की जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे वो क्या नाम है उसी पार्टी का TRS, उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं, रियली वी आर वेरी थैंकफुल कि वो पार्टियां जो इंडिया में शामिल भी हैं, लेकिन जब उनके सामने ये फ्लॉज रखे गए उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया। और अभी भी उनका कमिटमेंट हमारी जानकारी के मुताबिक यही है कि वो बिल को इस हालत में पास नहीं होने देंगे। जी, अगर राज्यसभा में बिल पास होगा तो बिल बोर्ड चैलेंज सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ओके, डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी कानून में बदलाव लाने, उसमें सुधार करवाने या उसको रद्द करवाने के जो भी डेमोक्रेटिक तरीके होते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उन सब तरीकों को इख्तियार करेगा। रवानी साहब आपने उसमें कहा कि जो शब्द है उस शब्दों से आपत्ति है, आपको उस शब्द में धोखा नजर आ रहा है। अगर सरकार की तरफ से आपको ये एश्योरेंस मिले या उस बिल के उस शब्दावली पे जहां आपको प्रॉब्लम है वो चेंज कर दिया जाए तो बिल आपको एक्सेप्टेबल। जो फ्लॉज हैं और जो लैकुनाज हैं, शब्दों का मसला नहीं है, उसकी पूरी स्पिरिट का मसला भी है, ऑब्जेक्टिव का मसला भी है। जो फ्लॉज हैं, जो लैकुनाज हम पेश कर रहे हैं, अगर वो सब दूर कर दिए जाएंगे, वी वेलकम द बिल। आप जी सर, अत्थर मोइन जी शाहबानो केस के बाद दानियाल लतीफ़ी और शबाना वर्सेस इमरान केसेस में मेंटेनेंस का आया और अभी तक आज तक भी वो चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर खामोश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर कभी भी खामोश नहीं रहा और हमारे साबिक असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की कोशिशों से यही हैदराबाद का एक केस था, ये कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसको कबूल कर ले और उसमें बोर्ड उसके लिए फरीक बने उस केस में, लेकिन कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बोर्ड सियासी सतह पर पार्लियामेंट के ज़रिए इससे पहले यूपीए दौर में भी उसकी कोशिश करता रहा है और हम लोग इसके लिए फ़िक्रमंद हैं कि ये मेंटेनेंस से मुताल्लिक़ कोई केस कोर्ट में आए तो उसमें हम कोशिश करें उस केस में फरीक मिलने की और हम उसकी पूरी पैरवी करें। मौलाना साहब, मेरा नाम प्रसाद भूसेकर है, मैं जी न्यूज़ चैनल से हूँ। तो आप कह रहे थे कि लैकुनास अगर क्लॉज एड्रेस किए गए तो आप बात करेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि आप सरकार से बात करेंगे या फिर अगर वो चाहते हैं तो आप बात करेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि फतवा दिए जाते हैं कई शहरों में या कई जो दूसरे पार्ट्स में, तो उसके ऊपर भी इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा? हम इस वक्त जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन करेंगे और अगर कोई और मेंबर ने अगर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, जैसे मैंने कहा था, अगर कोई इशू रेज किया और पर चेयर ने इजाज़त दी तो उस पर भी हम बहस करेंगे। सरकार से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें कभी इनकार नहीं, कोई सवाल। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये बिल जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक इमरजेंसी वर्किंग कमेटी लखनऊ में बुलाई और उस लखनऊ की मीटिंग के डिसीजन के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा गया और खत में ये साफ साफ लिखा गया कि ये फ्लॉज हैं, हम आपकी अटेंशन इनकी जानिब ड्रॉ करते हैं और हम वी वुड लाइक टू मीट यू। ये उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि हम चाहेंगे कि आपसे मुलाकात करके हम इस बारे में वजाहत करें। वेरी अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई जवाब नहीं। अब बताइए हम क्या करें? हम जबरदस्ती घुस जाएंगे क्या घर में? बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो हमसे बात करें इस पर हमको शिकायत क्या हो। इन्होंने नोटबंदी का जब फैसला किया तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं बताया, फाइनेंस मिनिस्टर में अरुण जेटली को भी पता नहीं था। तो ये तो एक अजीब तानाशाही किस्म का मिजाज रखते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद हमने अपना एक फर्ज समझते हुए उनको कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। व्हाट एल्स वी कैन डू? मौलाना, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं INS से हूँ। ये मॉडल निकाहनामे में तब्दीली की तजवीज़ है जिसमें एक शर्त रखी जाएगी कि कोई भी शौहर जो है अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं दे सकता। तो इसमें क्या होगा और अगर वो शौहर तलाक देता है तो अच्छा क्या, बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपने बात पूछी। थोड़ी सी इसमें एक कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखिए ये बात सिर्फ इस हद तक है कि कुछ मेंबर्स की तरफ से ये खबर दी गई, उन मेंबर्स ने नहीं खुद इन्फॉर्म किया, कुछ और लोगों ने इन्फॉर्म किया कि कुछ मेंबर्स ये एक प्रपोजल रखेंगे सेशन इजलास में कि अगर मॉडल निकाहनामा जो पहले से चल रहा है उसको और ज़्यादा उसको फैलाया जाए, एक एक घर तक पहुंचाया जाए और उसमें एक चीज़ का इजाफा किया जाए, एक चीज़ ऐड की जाए। वो ये कि शौहर कमिट कर ले एट द टाइम ऑफ निकाह कि वो ट्रिपल तलाक कभी नहीं देगा। तो क्या होगा? तो मेरा जवाब यही था, एक स्पोक्समैन की हैसियत से लोगों ने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब ये था कि देखिए एजेंडे में ये चीज़ शामिल नहीं है। अगर वो एजेंडे मीटिंग के आखिर में अगर चेयर की परमिशन से कोई भी इशू रखने की इजाज़त मेंबर को होती है, अगर किसी मेंबर ने ये इशू रखा और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ने इसको अलाउ किया, इस पर भी गुफ्तगू इतनी ही बात कही गई थी। कोई ये बात नहीं कि ऑलरेडी शामिल है, इस पर बहस होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते, हम अपने ही को ब्लेम करते हैं, आपको नहीं करते। एक सवाल बाकी बस, एक मिनट, खवातीन को मौका दीजिए। आप नहीं दे रहे खवातीन को मौका, तो भाई मैडम को दीजिए। क्या बात है मोहम्मद में, इसका मोहम्मद में आप पूछ बोलेंगे आप लोग। So my question was same on the lines of the changes of Nikhanama. So I just wanted to get it clear. Is there a proposal like that to changes to be made? If any member will raise this issue with the permission of the chair, this will be debated in the House. Okay? And would you be taking questions on Babri Masjid library? You can ask your question now because you have a right to ask a question. Thank you so much. So Equalize. Thank you. So the question is, we've had reports, we've had information that the Ayodhya committee, they have sent proposals to the personal law board regarding the land that could be allotted for building the mosque there. Could you give us मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास आज तक किसी की तरफ से कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रपोजल ऑफिशियली अनऑफिशियली नहीं आया। ओके, ये बातें बाहर कही जाती है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन बोर्ड के पास आज तक कभी किसी ग्रुप की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया है। बोर्ड तो अब इसका क्या जवाब दे सकता है? सर मगर मोहम्मद हिंदू अखबार से सर ये पूछना ये था कि एक खासे मुसलमानों के तबके में पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कॉन्फिडेंस चले गया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप लोग कैसा करेंगे? 2-3 इश्यूज आ चुके हैं, देयरफॉर द कॉन्फिडेंस हैज बीन लॉस्ट। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कॉन्फिडेंस चला गया। कुछ लोगों के अंदर जा भी सकता है। देखिए, काम न करना ये सबसे अच्छा इलाज है, फिर आप तक कोई कमेंट नहीं होगा। जब काम करेगा कोई तो कमेंट्स तो होंगे। आखिर में आप लोगों को थोड़ा हंसा भी दूं, एक था बाप, एक था बेटा और एक ही था डंकी। अब दोनों को सफर करना था, तो बच्चे ने कहा अब्बा आप बूढ़े हैं, आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। तो बूढ़ा बाप बैठ गया। अब जब वो गांव से गुजरा तो गांव वालों ने कहा कि बहुत कमबख्त कट्टर दिल का ये बुढ़ा है,
बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, खुद बोर्ड में बैठा है, तो बाप ने कहा बेटा जो बुरा भला कह रहे हैं मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो लोगों ने अगले गांव में कहा कि ये तो बड़ा गुस्ताख और बदतमीज लड़का है, खुद चढ़ा बैठा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। और जब दोनों ने सोचा अब क्या करें, तो ये हुआ कि भाई दोनों पैदल चलो। जब दोनों पैदल चलने लगे तो किसी और ने कहा कि ये तो दो नहीं है, एक गधा नहीं है, तीन है, ये खाली चल रहा है, उसके बावजूद कोई भारी भारी सवार हो जाते। तो हम लोग इसकी परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं। हम जो काम बिल्कुल जानबदारी के साथ मुल्क और कौम और दस्तूर और शरीयत की रोशनी में करना अपना फर्ज समझते हैं, वो करते हैं। इजाजत दी जाएगी। Please carry on, madam. I just wanted to know that Baghri Masjid dispute, what kind of deliberations will be taking in the meeting, what will be the discussion that will take place, and also the BJP leadership, we see it quite often, they're openly coming and saying that the mandir will be built there, and they're kind of preempting the decision. So what is your take on the voices that are being heard from the other side? This is a clear case of contempt of court, and court should take action. गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। एक मैटर सब जुडिस है, इतना सेंसिटिव मैटर है, उसके बाद किसी पार्टी को भी हक नहीं है कि उसके बारे में इस तरह की बातें करे। ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम तो कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि वो खुद इसके बारे में अपना नोटिस लें इसका। हम साफ कहना चाहते हैं कि हम कोर्ट में ईमानदारी के साथ इस मैटर को प्लीड करेंगे और कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसको मानेंगे। मौलाना मैं अनीस ETV उर्दू से हूँ। मौलाना सुलेमान हुसैनी नदवी जो आपके कोर्ट के मजलिस आमिला के रुकन हैं, वो पंडित श्री रविशंकर वो आ रहे हैं वो मीटिंग में आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। I request all my friends to join with high TV. Media facilities are being given.